अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है EIS इम्पीडेंस यानी इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का डाटा एनालिसिस कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक पैलेट होती है या एक थिन फिल्म होती है। तो लेट्स सपोज ये अगर आपके पास एक पैलेट है तो इस पैलेट को आप एनालाइज करते हैं। इम्पीडेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी जब आप करते हैं तो इसके एक साइड पे यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगाते हैं और दूसरी साइड पे दूसरा इलेक्ट्रोड लगाते हैं और इस पैलेट का आप एनालिसिस करते हैं। जब आप इम्पीडेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक्सपेरिमेंट रन करते हैं उसके नतीजे में आपको जो डाटा मिलता है वो कुछ इस तरह का होता है जो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इस डाटा के अंदर आपको कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंट रन करने से पहले आपको बताना पड़ती हैं। पहली चीज़ आप बताते हैं कि वोल्टेज, किस वोल्टेज के अंदर आपने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। फॉर इंस्टेंस ये वाला डाटा आपको 1 वोल्ट पे नज़र आ रहा है तो आपने सॉफ्टवेयर को इनिशियली बताया है कि इसे 1 वोल्ट के अंदर इस एक्सपेरिमेंट को रन करना है। दूसरी बात आप ये बताते हैं कि फ्रीक्वेंसी रेंजेस, कि आपने कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज से लेकर कहाँ तक ये एक्सपेरिमेंट रन करना है। यहाँ पर आपको एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम ये नज़र आ रहा होगा। हमने इसे कहा कि आप हमारा ये वाला जो डाटा है ये 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20 मेगा हर्ट्ज़ तक है। ठीक है, तो हम अब यूँ समझें कि 2e⁻⁶ यानी 20 से लेकर 20 मेगाहर्ट्ज़ तक ये हमारा डाटा है। ये दो चीज़ें हमने सॉफ्टवेयर को बताई और फिर हमने एक्सपेरिमेंट को रन कर दिया। एक्सपेरिमेंट जब रन हुआ तो इसने हमें दो तरह की वैल्यूज़ दी, एक Z प्राइम यानी रियल इम्पीडेंस वैल्यू और दूसरी इमेजनरी इम्पीडेंस वैल्यू। ये दोनों वैल्यूज़ आपको जब आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है तो आपको मिल जाती हैं। और यहाँ पर अगर मैं आपको नीचे ले जाके दिखाऊं तो ये देखें 20 हर्ट्ज़ से लेकर आखिरी वैल्यू इसकी ये नीचे ये वाली 20 किलो हर्ट्ज़ तक है। सिमिलरली इसकी रियल और इमेजनरी वैल्यूज़ भी आई हुई हैं। अब इस डाटा को एनालिसिस करने का तरीका ये है कि आप इसके मुख्तलिफ ग्राफ ड्रा करें। फॉर इंस्टेंस आप फ्रीक्वेंसी एंड Z प्राइम के दरमियान ग्राफ ड्रा करें, यानी रियल इम्पीडेंस के दरमियान और फ्रीक्वेंसी के दरमियान। आप फ्रीक्वेंसी और इमेजनरी इम्पीडेंस के दरमियान ग्राफ ड्रा करें और आप रियल एंड इमेजनरी इम्पीडेंस जो है उनके दरमियान ग्राफ ड्रा करें। अब ये जो लोअर फ्रीक्वेंसी रेंजेस होती हैं ये नॉर्मली हम इनको नेगलेक्ट कर देते हैं डाटा एनालिसिस में, क्योंकि ये कोई इतनी ज़्यादा अच्छी इनकी रिलायबिलिटी नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर आपने डायलैक्ट्रिक वैल्यू फाइंड करनी है तो लोअर इम्पीडेंस पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं, काइंड ऑफ इरेगुलर डाटा होता है, तो हम इससे शुरू के कुछ डाटा पॉइंट्स निकाल देते हैं। हमने इस सॉफ्टवेयर को कहा कि आपने 1 to 50 यानी 150 डाटा पॉइंट्स जनरेट करने हैं इस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर 20 से 20 किलो हर्ट्ज़ के। तो इस डाटा में से मैंने कुछ इनिशियली डाटा निकाल दिया। तो यहाँ पे 100 से शुरू किया ये वाला डाटा। हमें चूँकि एट द एंड ऑफ द डे डायलैक्ट्रिक की वैल्यू निकालनी है तो हमने 100 से लेकर 150 तक डाटा ले लिया। अब इस डाटा को जब मैं लेता हूँ तो यहाँ पे मैं आपको अगर दिखा सकूँ ये डाटा आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें आप, फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ से ली ये 0.2 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 20 मेगाहर्ट्ज़ तक ये मैंने फ्रीक्वेंसीज़ ली। ये देखें ये 20 मेगाहर्ट्ज़ डाटा शुरू वाला हटा दिया। ये इसकी Z प्राइम की वैल्यू है, ये Z डबल प्राइम की वैल्यू है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा लिटरेचर दिखा दूँ कि देखें जो Z प्राइम और फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो ग्राफ है ये इसने लॉग ऑफ फ्रीक्वेंसी लिया है तो ये एक होल नंबर आ गया है। लेकिन इसके ग्राफ की जो बिहेवियर है, अगर आप इनमें से, ये तो खैर टेम्परेचर डिपेंडेंट है, आप कोई एक कर्व ले लें फॉर एग्जांपल ये ब्लैक वाली, तो ये इसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है इम्पीडेंस की विद द इंक्रीमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर इस डाटा पॉइंट के बाद जब यहाँ पर इस डाटा पॉइंट के बाद ये वाली वैल्यूज़ कांस्टेंट हो जाती हैं तो हम इसको वापस ट्रैक करते हैं। जहाँ पर ये कांस्टेंट ग्राफ शो करना शुरू करता है वापस ट्रैक करते हैं। वाई एक्सिस पे ये जहाँ पे कट कर रहा होगा वो उसकी इम्पीडेंस की वैल्यू होगी। और डायलैक्ट्रिक की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। कहने का मतलब ये है कि इस ग्राफ में आपको शो करने का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर एग्जिस्ट बिटवीन Z प्राइम एंड ओमेगा। सिमिलरली ताकि ये वाले बिहेवियर लिटरेचर से मैं आपको इस वजह से दिखा रहा हूँ, जब मैं अपने डाटा को एनालिसिस करूँगा तो आपको ये बिहेवियर याद हों। सिमिलरली अगर मैं Z डबल प्राइम और ओमेगा के दरमियान बिहेवियर शो दिखाऊँ तो वो भी तकरीबन उसी तरह का है कि शुरू में ज़्यादा होता है और ये विद द इंक्रीमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये डिक्रीज़ हो रहा होता है। अच्छा, तीसरी चीज़ होती है जो कि इम्पोर्टेंट होती है और वो हमारे पास होती है
डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट और ओमेगा के दरमियान, यानी आपके पास तीन तरह के हम एनालिसिस करेंगे। पहला फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी ओमेगा, यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी से मुराद ओमेगा है, तो फ्रीक्वेंसी और जेड बार के दरमियान, फिर फ्रीक्वेंसी और जेड डबल बार के दरमियान यानी इमेजनरी इम्पीडेंस वैल्यू के दरमियान, और फाइनली फ्रीक्वेंसी और डायलैक्ट्रिक वैल्यू के दरमियान। अब सबसे पहले अगर मुझे आपको ये दिखाना पड़े कि जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है और इसके दरमियान जेड बार के दरमियान जो ग्राफ है वो मैं अगर ड्रा करूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब मैं फ्रीक्वेंसी और जेड बार के दरमियान ग्राफ ड्रा करने लगा हूँ। तो इसको अगर मैं यहाँ पे अभी ड्रा करता हूँ आपके सामने, तो आपके पास ये ग्राफ आ गया। अब इस ग्राफ को अगर आप देखें, इस ग्राफ को अगर आप देखें तो ये ऐसे है कि इसके इस एक्स एक्सिस के ऊपर आपको फ्रीक्वेंसी नज़र आ रही है और वाई एक्सिस के ऊपर आपको ये जेड बार यानी रियल इम्पीडेंस वैल्यू नज़र आ रही है। तो इसका बिहेवियर देखें, ये पहले ज़्यादा है और ये डिक्रीज़ होते होते एक टाइम आता है कि ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह के बिहेवियर है जैसे हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, और ये हमारे पास एक रेफरेंस पेपर है तो उसी तरह का, ये आपके पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे आपके पास इम्पीडेंस है, तो ये बिल्कुल उसी तरह डिक्रीज़ होके फाइनली एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे आई होप सो कि इतनी आपको समझ आ गई होगी कि ये कैसे डिक्रीज़ होके ये कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। ये वाली बात हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं दूसरा ग्राफ ड्रा करता हूँ। दूसरा रिलेशन जो एग्जिस्ट करता है वो किसके दरमियान था, वो था फ्रीक्वेंसी के दरमियान था और दूसरा फ्रीक्वेंसी के साथ जेड डबल बार था। तो मैं यहाँ पे जेड डबल बार को सिलेक्ट करता हूँ और इनके दरमियान जब मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इसके दरमियान ग्राफ आ गया। किसके दरमियान जी, ये जेड डबल बार और फ्रीक्वेंसी के, ये भी उसी तरह डिक्रीज होके कांस्टेंट वैल्यू इख्तियार कर लेता है, कांस्टेंट यहाँ पे आ जाता है। अगर आप इन दोनों ग्राफ को देखें तो ये एग्जैक्टली कोहेरेंट हैं, उसी तरह जिस तरह के, उसी सिमिलर टू आवर लिटरेचर है, यानी हमारे लिटरेचर में जो चीज़ें मौजूद हैं जिस तरह वो कहता है उसी तरह की। अब अगर इन दोनों डाटा से आपको निकालनी है जेड बार और जेड डबल बार से, प्राइम और डबल प्राइम से डायलैक्ट्रिक की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए एक फार्मूला एग्जिस्ट करता है। डायलैक्ट्रिक की वैल्यू, रियल वैल्यू ऑफ डायलैक्ट्रिक निकालना है तो हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला एग्जिस्ट करता है। उस फार्मूले को मैं अगर आपको दिखा सकूँ, ये है वो फार्मूला। इस फार्मूले में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें नज़र आएगी। अगर आप रियल वैल्यू ऑफ डायलैक्ट्रिक निकालना चाहते हैं तो ये टी जो है ये थिकनेस ऑफ दैट सैंपल होगी, जो आपका सैंपल है उसकी कितनी थिकनेस है, और एरिया जो है वो मिसाल के तौर पे आपके पास ये वाला सैंपल था ना, तो इसकी एरिया जो है वो ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस साइड पे जिस साइड पे कंटेक्ट लगी हुई है ये एरिया आ जाएगा, और ये जो सिलेंडर की हाइट है ये बुनियादी तौर पे थिकनेस आ जाएगी। ओमेगा नॉट एप्सिलॉन नॉट जो है ये आपके पास फ्री स्पेस का डायलैक्ट्रिक की वैल्यू आ जाएगी, और ओमेगा जो है ये फ्रीक्वेंसी है, जेड बार, ये सारी उस फार्मूले में, ये फार्मूला हम पुट करेंगे, एक न्यू कॉलम बनाएंगे जिसे हम डायलैक्ट्रिक की वैल्यू कह रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा सकूँ डायलैक्ट्रिक का फार्मूला, मैंने ये डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है, इस पे अगर मैं क्लिक करके आपको वैल्यू दिखा सकूँ तो इस पे ये देखें, ये इसका फार्मूला जो मैंने लगाया है ये फार्मूला हूबहू वही है। मैंने थिकनेस यहाँ पे रखी और फिर D5 का कॉलम है, D5 यही है आपके पास, जेड डबल प्राइम है और डिवाइडेड बाई ये वाला फार्मूला बेसिकली मैंने लगाया है, ये टी ओवर ओमेगा ए और ऊपर जेड डबल बार, ये इसको स्क्वायर प्लस इसको स्क्वायर। इसको जब मैंने ये फार्मूले में ये सारी वैल्यूज एंट्रीज आप देख रहे हैं ये किया, तो अब मेरे पास जो रिजल्ट्स आए वो ये वाली सारी वैल्यूज़ आना शुरू हो गई डायलैक्ट्रिक की। अब मैं जब डायलैक्ट्रिक की वैल्यू और फ्रीक्वेंसी के दरमियान ग्राफ ड्रा करता हूँ तो ये आप देखते हैं कि यहाँ से आप डायलैक्ट्रिक की वैल्यू निकालते हैं। ये फ्रीक्वेंसी को मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लिया। अब इन दोनों के दरमियान जब मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल उसी तरह का ग्राफ है जिस तरह का आपके पास ये जिस तरह का आपने लिटरेचर में देखा है कि यहाँ पे आपके पास ये डायलैक्ट्रिक की वैल्यू विद द इंक्रीमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। यहाँ एक एंड पे ये कांस्टेंट होना शुरू हो जाती है। ये जो कांस्टेंट वैल्यू हैं ये आखिर में ये बुनियादी तौर पे आपको डायलैक्ट्रिक की वैल्यू दे देंगी। यहाँ पे लेट्स सपोज ये 1.45 है
तो ये कांस्टेंट वैल्यू इसे पीछे ड्रैग करें तो ये 1.45 है, यानी लेस देन 2 है, 1.5 के राउंड अबाउट है। तो ये वाली वैल्यू आपके उस मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक वैल्यू होगी। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो कि आपको ठीक समझ आई होगी। इस वाले से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।